हेलो स्टूडेंट्स। आप जानते होंगे कि इंडिया में लगभग 55% पॉपुलेशन इंडिया की हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है, जहां से लगभग 17 से 18% ही जीडीपी आता है। ऐसे में भाई ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपनी कैश क्रॉप्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दें और उसको एक्सपोर्ट करें, ताकि हमारा जो ओवरऑल जीडीपी और जो ओवरऑल हमारा इनकम है जो कैश क्रॉप से है वो हमारा बढ़ जाए, जिससे हमारा पूरा ओवरऑल एग्रीकल्चर का जो डिमांड है, एग्रीकल्चर की जो रिक्वायरमेंट है और एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है वो हमारा बढ़ जाए। ऐसे में हमारी मेनली दो क्रॉप जिसको बोलते हैं हम रबर एंड जूट, ये दोनों इंडस्ट्री जो बहुत धीरे धीरे करके डिक्लाइन होती जा रही थी, इसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने काफी अच्छे स्कीम्स और अच्छी जो प्लान्स किए हैं। डेफिनेटली इस तरह की जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उनको हम कैश क्रॉप्स बोलते हैं, जिनका डायरेक्ट रिलेशन हमारा उसके इकोनॉमिक वैल्यू से होता है। बात करें 1971 की, 1971 से पहले ये हमारा जो जूट और रॉ मटेरियल जो था, स्पेशली जूट और रबर, ये बहुत ही ज्यादा फ्लरिश कर रहा था और ये बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्ट भी किया जाता था। लेकिन 1971 में बांग्लादेश के सेपरेशन के बाद में हमारा जो मेनली जूट का जो प्रोडक्शन था वो 70-80% तक वो बांग्लादेश की तरफ चला गया, जबकि बांग्लादेश धीरे धीरे करके वहां पे जो एक्सपोर्ट है और जो प्रोड्यूस है वो बढ़ता चला गया। धीरे धीरे करके दोबारा से इंडिया ने 1990s के बाद में जब से अपनी इकोनॉमी को खोला, एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद में दोबारा से ऐसी कंपनीज को खड़ा किया और आज स्टेटस ये है कि हम वन ऑफ द लार्जेस्ट लीडर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं इन टर्म्स ऑफ द रबर एंड द जूट। आज का हमारा टॉपिक रबर एंड जूट प्रोडक्शन से ही है। यूपीएससी पास्ट में कई बार इस तरह के टॉपिक्स को पूछता रहा है। डेफिनेटली हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। रबर एंड जूट इंडस्ट्री इन इंडिया। आपको एक जानकारी देना चाहते हैं, दिवाली के इस शुभ अवसर पर चहल एकेडमी लाए हैं 50% डिस्काउंट ऑफर, जिसमें हमारी जो ऑनलाइन कोर्सेज की फीस है 99,999 से सिर्फ 49,999 कर दी गई है, और वहीं पे हमारे रिकॉर्डिंग लेक्चर की जो फीस है 24,999 से सिर्फ 19,999 कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक को क्लिक करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं रबर की। फर्स्ट, नेचुरल रबर। नेचुरल रबर की अगर हम बात करें तो ये इस तरह से ट्रीज से निकाली जाती है लेटेक्स, यानी इसका एक वैक्स बाहर निकल के आता है। स्पेशली जो ऊपर का बार्क होता है उसमें किस तरीके से कट किया जाता है ताकि ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें से लेटेक्स निकले, और इस तरीके से कंटेनर को यहां अटैच किया जाता है और धीरे 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 करके ये कंटेनर फिल हो जाता है। इसी को केमिकल कंपोजिशन करके, केमिकली चेंज करके इसको फाइनली रबर में कन्वर्ट किया जाता है। इट इज द मोस्ट वर्सेटाइल इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। डेफिनेटली आप जानते होंगे, चाहे वो हमारी टायर इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, शॉक एब्जॉर्बर हो, एसी हो, फ्रिज हो, हर जगह हम जो शॉक एब्जॉर्बर्स का यूज करते हैं वहां पे हमें रबर का रिक्वायरमेंट होता है। इस चीज के लिए पूरी वर्ल्ड में इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर हम रबर के प्रोडक्शन को अगर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो इंपोर्ट, जो हमारा टोटल जो ट्रेड डेफिसिट है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल में लाने के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इस तरह का बैलेंस बनाना होता है, जिसमें हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को एक तरीके से बैलेंस करें और हमें बहुत ज्यादा उसमें नुकसान ना हो। डेफिनेटली ये प्लांट ओरिजिन है, प्लांट से निकलने वाला एक लेटेक्स है, एक ऐसा वैक्स है जिसको धीरे धीरे करके कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद इसको केमिकली चेंज करके प्रॉपर रबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। द इकोनॉमिक प्रोड्यूस इज हार्वेस्टेड बाय कंट्रोल्ड वाउंडिंग टर्म्ड एज टैपिंग। जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं टैपिंग, यानी इसको धीरे धीरे कन्वर्ट किया जाता है दूसरे प्रोसेस के थ्रू और इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है फाइनली रबर के अंदर में। और जनरली ये बार्क जो पार्ट होता है, जहां पे जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं हमारे टिश्यूज प्लांट के स्पेशली, उससे कलेक्ट किया जाता है। ओरिजिन की अगर हम बात करें तो हीविया ब्रेसिलियंस नाम का ये जो ट्री है, यहां से सबसे पहले नेचुरल रबर निकाला गया था, जो कि अमेज़न रिवर में, यानी अमेज़न जो हमारी साउथ अमेरिका में जो फॉरेस्ट है और वहां पे जो हमारी कंट्रीज हैं, वहां से ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ट्रॉपिकल एशिया में, अफ्रीका में, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी के अंदर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया बाय ब्रिटिशर्स इन द डिफरेंट कंट्रीज, और उसमें से एक कंट्री इंडिया भी थी।
एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो ये लगभग हर तरह की सॉइल में प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन इसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। लगभग हमें 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल मिनिमम चाहिए होती है, इसलिए ये हमारी जो प्रोडक्शन है वो ज्यादातर लिमिटेड हमारी नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्टर्न इंडिया के अंदर में, या फिर हमारा जो साउथ इंडिया में जहां पे एवरेज रेनफॉल 150 या 200 से ज्यादा होती है, वहीं पे हम इसको ठीक से ग्रो कर सकते हैं। बात करते हैं ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो लगभग इंडिया में 8.5 लाख हेक्टेयर के अंदर में रबर को प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें से सिर्फ 5 लाख यानी 8.5 में से 5 लाख सिर्फ केरला और कन्याकुमारी जो कि हमारे तमिलनाडु के अंदर में है, इन दो रीजन से आता है। और वहीं पे जो 1 लाख एकड़ जो हेक्टेयर में है त्रिपुरा से ये कलेक्ट किया जाता है। यानी जो सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन हो रहा है, जहां पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो सिर्फ 3 ही स्टेट्स हैं, केरला, तमिलनाडु एंड त्रिपुरा। उसके बाद अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर में, तो त्रिपुरा और आसाम को टोटल मिला के 16% के आसपास में टोटल प्रोडक्शन होता है। केरला का शेयर धीरे धीरे करके कम हो रहा है, 90% जो शेयर हुआ करता था आज वो 78% है, बट ओवरऑल इंडिया ने दूसरी स्टेट्स में इसको बढ़ा के इसको कवर कर लिया है। द नॉन ट्रेडिशनल रीजन जो पहले जनरली प्रोड्यूस नहीं करती थी, वहां पे भी अभी इसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र में भी इसको आजकल प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो कि लगभग 6% हमारा टोटल आउटपुट यहां इन 3 स्टेट से आ जाता है। यानी अगर मेन बात करें तो हमारा नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट इंडिया प्लस में हमारी जो साउथ इंडिया की 2 मेन स्टेट्स हैं, केरला और तमिलनाडु, यहां से सबसे ज्यादा रबर प्रोड्यूस किया जा रहा है। ओवरऑल टैपिंग की अगर हम बात करें, टैपिंग का मतलब है जितने एरिया में हम इसको ग्रो कर सकते हैं। तो पहले जितना हमारे पास एरिया हुआ करता था 1 लाख के आसपास, एकड़ के आसपास, वहां पे अगर हम 2010 से 11 के आसपास में देखें तो 5 लाख एरिया के अंदर में ये प्रोड्यूस हो सकता था, और 5 लाख में ही इसको प्रोड्यूस किया जाता था। धीरे धीरे रीजन जो है बढ़ता चला गया, लेकिन प्रोडक्शन उस रेट से नहीं बढ़ा, जिसकी वजह से अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स है, अलग अलग स्कीम्स लेकर आई हैं, ताकि हमारी जो टैपेबल लैंड है, जहां पे इसको ग्रो किया जा सकता है, उतना लगभग इसको हम यहां तक पहुंचा पाए। ब्लू कलर यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है टैप्ड एरिया, जहां पे ये ग्रो किया जा चुका है। ग्रीन कलर शो कर रहा है टैपेबल एरिया, जहां पे ये ग्रो किया जा सकता है। एवरेज यील्ड की अगर हम बात करें किलोग्राम पर हेक्टेयर में, तो यहां पे आज इंडिया की जो कंडीशन है वो लगभग 1600 केजी यानी 1600 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से इंडिया में ग्रो किया जाता है ऑन एन एवरेज, अकॉर्डिंग टू द रबर बोर्ड ऑफ इंडिया। वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाली, रबर प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है थाईलैंड। देन वी हैव इंडोनेशिया। अगर मेट्रिक टन में देखें तो 48,50,000 मेट्रिक टन ये थाईलैंड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है इंडोनेशिया, वियतनाम, और इंडिया आता है प्रोड्यूसर के लिस्ट में 4th नंबर पे। फिर चाइना, मलेशिया, श्रीलंका, कोटे, फिलीपींस एंड कैमरून, ये हमारी लिस्ट है जो टॉप में प्रोड्यूस करती हैं हमारे रबर को प्रोड्यूस करती हैं। डेफिनेटली एक्सपोर्ट जो होता है वो प्रोडक्शन से डेफिनेटली अलग होता है। ये प्रोड्यूसर कंट्री है, जरूरी नहीं है जो प्रोड्यूसर कंट्री है वो एक्सपोर्ट भी करती हो। तो दीज आर द मेन प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। वहीं पे अगर हम बात करें तो इसका क्या फायदा होगा, लेटेक्स कंटेन 40% ऑफ द नेचुरल रबर, यानी जो इस तरीके से जो मैंने अभी आपको दिखाया उसके अंदर में से लगभग 40% जो पार्ट है वो नेचुरल रबर से आता है। बाकी इसके अंदर में वाटर के साथ और दूसरे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको मिला के फाइनली वो रबर बनाया जाता है जिससे हमारे टायर्स बने होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स बने होते हैं। नेचुरल रबर कंबाइंड विद द सल्फर, इसमें सल्फर ऐड किया जाता है एज अ वोल्कनाइजेशन, जैसे हाई टेम्परेचर के अंदर में। वोल्कनाइजेशन का मतलब है यहाँ पे हाई टेम्परेचर के साथ। एंड इट कन्वर्टेड इनटू द इलास्टिक मटेरियल, एंड दिस इज द इलास्टिक मटेरियल दैट वी यूज इन द टायर्स। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, यानी इसको बहुत ज्यादा खींचा जा सकता है और ये स्ट्रेच भी होता है, और प्लस इसमें अगर फोर्सेस को विड्रॉ कर दिया जाए तो वापस अपनी पोजीशन पे पहुंच जाता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर में। कंपैरेटिवली लो इलोंगेशन, इट्स हार्डनेस एंड एब्रेशन रेजिस्टेंस विल बी हायर देन द रॉ रबर। यानी अगर हम रॉ रबर को ले लेंगे जो डायरेक्टली लेटेक्स से आता है,
प्लांट से आता है, तो उसमें इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज नहीं होती, लेकिन इसके अंदर में जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सल्फर और इस तरीके से वाटर के साथ इसको केमिकली रिएक्ट करते हैं, तब इसकी जो स्ट्रेंथ है और जो इसकी हार्डनेस है, इलास्टिसिटी है, वो बढ़ जाती है। Nearly 65% of the natural rubber is consumed by the automobile industry. Definitely जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं उसमें जहां भी रबर के पैड्स यूज किए जाते हैं, जहां भी टायर यूज किया जाता है, वहां पे उसको रबर को यूज किया जाएगा। 65% मेनली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आता है एंड इट इज द मेन कंपोनेंट इन द हैवी ड्यूटी टायर्स एंड ट्यूब्स. It has also engineered applications in the shock absorber, vibration isolations and the road surfacing. कई बार आपने देखा होगा कि रोड के अंदर में कुशन देने के लिए यानी शॉक एब्जॉर्बर बनाने के लिए रोड के अंदर में भी जो लिक्विड फॉर्म में रबर को डाला जाता है ताकि उसके जो शॉकिंग है वो एक तरीके से एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाए और गाड़ी और जो भी व्हीकल उसके ऊपर चलते हैं उनको खासा मतलब एक अच्छा खासा जो रेजिस्टेंस है वो मिलता है, जिसके वजह से जो स्पीड है उसको इंक्रीज या डिक्रीज प्रॉपरली किया जा सकता है। बात करें गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं इसके अंदर में, डेफिनेटली रबर प्लांटेशन डेवलपमेंट स्कीम्स लाई गई हैं। दिस इनिशिएटिव प्रमोट रबर कल्टीवेशन इन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल रीजन, यानी जहां पहले से होता था और जो नहीं भी होता, जैसे अभी आपने देखा गोवा, कर्नाटका, इन रीजन्स में भी आज इसको ग्रो किया जा रहा है। और कर्नाटका में, महाराष्ट्र के अंदर में, आंध्र के अंदर, गोवा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सभी के अंदर में भी अब नए तरीके से रबर प्लांटेशन अभी किया जा रहा है। इट लेटर एक्सपेंडेड टू फोकस ऑन न्यू रबर प्लांटिंग इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। अब इंडिया का जो मेन जो टारगेट है, यूपीएससी ने भी अभी 1-2 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा कि हमारा इंडिया का क्या टारगेट है रबर को लेके, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के अंदर में। तो नॉर्थ ईस्ट को एक हब बनाना चाहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली हम नॉर्थ ईस्ट से जो हमारी जो ईस्टर्न साइड में जितनी भी कंट्रीज है उन सबको सप्लाई करना चाहते हैं। इंडिया का इंडिजिनियसली डेवलप्ड रबर सेक्टर जो पूरा का पूरा है वो हमें पूरे वर्ल्ड को ये सप्लाई करेगा, स्पेशली जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उस तक हम ये रबर को पहुंचाना चाहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड जो प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम्स आई हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली फाइनेंशियल सपोर्ट एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर द न्यू रबर प्लांटिंग एंश्योरिंग अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम प्राइस जो है, यानी इस स्कीम के अंदर में कोई भी अगर पर्सन, कोई भी इंडस्ट्री अगर किसी फार्मर से रबर खरीदता है या कोई दूसरी इंडस्ट्री पहली इंडस्ट्री से अगर रबर खरीदती है तो एटलीस्ट उसको 150 रुपीज पे करने होंगे पर केजी ऑफ रबर। नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशली मित्रा स्कीम लाई गई है जिसके अंदर में इंप्लीमेंटेड बाय द रबर बोर्ड ऑफ इंडिया एंड द मेजर टायर कंपनीज। दिस स्कीम एम्स टू कल्टीवेट रबर ऑन 2 लाख हेक्टेयर ओवर 5 इयर्स, यानी नेक्स्ट 2 लाख एरिया के अंदर में नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर में ये ग्रो किया जाएगा, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर में, जहां पे मेन टारगेट दिया गया है नागालैंड को। तो नागालैंड हमारा एक नेक्स्ट मेजर हब होगा जहां पे हम रबर का प्रोडक्शन जो है अच्छे रेट पे कर रहे होंगे। डेफिनेटली इस सेक्टर में भी पीएलआई स्कीम इंप्लीमेंट की गई है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स जो होते हैं। इस केस में जो गवर्नमेंट होती है वो बूस्ट अप करने के लिए एक कोरम और एक पर्टिकुलर जो आपका फंड है वो रेस करके उन पर्टिकुलर कंपनीज को प्रोवाइड करती है ताकि एक तरीके से सीड जर्मिनेशन हो सके। इसमें ब्राउन फील्ड कंपनी में भी दिया जाता है, ग्रीन फील्ड कंपनी में भी दिया जाता है, और जो ऑटोमेटिक रूट्स हैं उसके थ्रू में ये इंप्लीमेंट किया जाता है, जहां पे गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा बाउंडेशंस, रेस्ट्रिक्शंस और जो फॉर्म एप्लीकेशंस होती हैं वो नहीं होती हैं। बहुत ही कम रूट फॉलो करने पड़ेंगे गवर्नमेंट के थ्रू। आप डायरेक्टली धीरे धीरे करके इसको डेवलप कर सकते हैं, बाहर कंट्री से आप कॉन्टेक्ट बना सकते हैं और उसको बस गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए और उसको फाइनली आप कर सकते हैं। अदर देन ऑटोमेटिक जो गवर्नमेंट रूट्स होते हैं, गवर्नमेंट रूट के अंदर में प्रॉपर ईच एंड एवरीथिंग को, पूरा हर चीज को देखा जाता है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है आप कितना प्रोड्यूस करेंगे, किस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे और कहां कहां पे सेंड कर सकती है। यहां पे ऑटोमेटिक रूट के थ्रू पीएलआई स्कीम जो इंप्लीमेंट की गई है और इसके अंदर में अब खासा बढ़ोतरी होगी अगर ये सक्सेसफुली हो पाता है तो। नेक्स्ट जो हमारा कैश क्रॉप की बात कर रहे हैं दैट इज जूट।
जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं क्योंकि ये एक तरीके से दिखने में गोल्डन जैसा ही होता है और ये एक इस तरह का फाइबर है जो हम बहुत जगह पे यूज करते हैं। हम आमतौर पर बचपन से देख रहे हैं, ये हमारे जो बोरा होता है वो कट्टा होता है, वो भी हमारा जूट का बना होता है। रस्सी जो होती है वो भी जूट की बनी होती है। पैकेट जो होते हैं, हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं, वो जूट के बने होते हैं। बट डेफिनेटली जब से बांग्लादेश का सेपरेशन हुआ है, जब से 50 साल आसपास हो चुके हैं, 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं, इतने टाइम पीरियड में बांग्लादेश इस चीज को ज्यादा एंजॉय कर रहा था। डेफिनेटली अब धीरे धीरे करके ये बिजनेस जो है इंडिया की तरफ भी आ रहा है, लेकिन इसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी है, एक एक करके उसको भी देखेंगे। अब it is considered as the golden fiber is considered safe for packing due to the natural, renewable and biodegradable and eco-friendly properties। डेफिनेटली नेचुरल ये मिल रहा है, तो इसके अंदर में ज्यादा चांसेस नहीं है प्लास्टिक की तरह कि पैकिंग करेंगे तो उसमें कैंसर होने के चांसेस ऐसे जो है हमारे वो कम हो जाते हैं। बायोडिग्रेडेबल है, इसको दोबारा से यूज किया जा सकता है, रिन्यूएबल भी है। द जूट इंडस्ट्री इन इंडिया इज ओवर 150 ईयर ओल्ड विद अप्रोक्सीमेटली 93 जूट मिल्स है। आज के टाइम पे बड़ी जूट मिल्स है, ऑथराइज जूट मिल्स है इंडिया में अकॉर्डिंग टू द इंडियन जूट मिल एसोसिएशन IGMA। बात करें इंडिया में फर्स्ट सबसे पहली जूट मिल 1854 में ओपन किया गया था रिशिरा के अंदर में, जो कि कोलकाता में है। फर्दर अगर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो जूट मिलता है हमें वो वेस्ट बंगाल से मिलता है, क्योंकि आप जानते होंगे बंगाल का पहले विभाजन हुआ ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल धीरे धीरे करके बन गया ईस्ट पाकिस्तान, और जो ईस्ट पाकिस्तान था वो धीरे धीरे करके बन गया बांग्लादेश। और यहीं पे हमारा जो बांग्लादेश के पास जो कंट्रीब्यूशन रहा था वो धीरे धीरे करके जो सेपरेशन हुआ 1971 का, वो सिर्फ 20% के आसपास रह गया था इन द ईयर 1971 आफ्टर द सेपरेशन ऑफ द बांग्लादेश। बट इस 20% को धीरे धीरे इंडिया ने कवर कर लिया है और अब काफी अच्छे लेवल का प्रोडक्शन इंडिया कर लेता है। 40 लाख एग्रीकल्चरल फैमिलीज हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व है जूट इंडस्ट्री के अंदर में। 1.4 लाख पीपल को डायरेक्ट ये जॉब देता है टर्शियरी सेक्टर के अंदर में। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी और फिर टर्शियरी जो कि लास्ट स्टेज में आता है, पैकिंग और इस वाले सेक्टर को बोलते हैं हम टर्शियरी सेक्टर। उसमें भी 1.4 लाख जनरेट करता है। एग्रीकल्चर में जो प्राइमरी सेक्टर आता है उसमें 40 लाख के आसपास, और फाइनली अगर मैन्युफैक्चरिंग के देखें तो 2.6 लाख जो फैमिलीज हैं उनको ये डायरेक्ट जॉब्स प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल हम मान सकते हैं कि लगभग 44 लाख फैमिलीज को ये खाना प्रोवाइड करता है, उनको ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। इंडिया आज की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड में। इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जूट, फॉलोड बाय द, उसके बाद आता है बांग्लादेश एंड देन वी हैव चाइना। बट हमारी खुद की जरूरत इतनी ज्यादा है कि हम अभी फिलहाल के लिए इसको बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर की लिस्ट में हम टॉप पे आते हैं। वहीं पे अगर हम ट्रेड की बात करें, वहीं पे अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो बांग्लादेश इसमें अभी फिलहाल के लिए सबसे ऊपर है। 75% का जो टोटल जूट एक्सपोर्ट होता है वो सिर्फ बांग्लादेश से होता है, जिसको धीरे धीरे करके इंडिया अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। वाइल इंडिया अकाउंट फॉर ओनली 7% एट प्रेजेंट 7%, लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट ने स्कीम्स लाया है डेफिनेटली उसकी वजह से एक खासा हमें बढ़ोतरी इसके अंदर में देखने को मिलेगी इन फ्यूचर। बात करते हैं रॉ जूट की और मेस्टा प्रोडक्शन की। जैसा जूट होता है बिल्कुल वैसे ही प्लांट होता है मेस्टा, दोनों को एक ही तरीके से यूज किया जाता है। मेस्टा कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है और इसके अंदर में स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कम होती है, जूट के अंदर में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और इसके अंदर में थोड़ा सा जूट में वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, मेस्टा के अंदर में थोड़ी सी वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो कहीं पे बेनिफिट है, कहीं पे फायदा है। इंडिया में हम दोनों को ही साथ पैरेलली प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि हमारा दोनों तरह का मार्केट साथ में चलता रहे और रॉ जूट हमारा दोनों से एक तरीके से यहां से जूट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं इन दोनों से ही बनाए जाते हैं। प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जब 2020 का जो कोरोना आया डेफिनेटली उस टाइम पे हमें थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन दोबारा से इंडिया ने बूस्टअप किया है। 101 के आसपास इन्होंने यहां तक ले आया है, लाख टन्स के अंदर में ये वैल्यू है। अभी फिलहाल के लिए अगर हम 2023 का अगर डेटा देखें 94 के आसपास है। ये डेटा जनरली जो अक्टूबर के आसपास तक का था, यानी पूरे साल के बाद देखेंगे तो ये भी 100 को क्रॉस कर जाएगा और इस साल का डेटा जब एंड में आएगा तब आपको पता चलेगा कि ये 120 को भी क्रॉस कर चुका है। तो डेफिनेटली इंडिया इज ग्रोइंग इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ जूट।
सेकंड अगर हम बात करें तो जूट जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है उसमें सबसे ऊपर जो इंडिया की स्टेट आती है दैट इज वेस्ट बंगाल, देन वी हैव असम, देन बिहार, विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट नियर अबाउट 99% ऑफ द प्रोड्यूस। 99 प्रोड्यूस सिर्फ 3 ही स्टेट कर देती हैं, वेस्ट बंगाल, असम एंड बिहार, यानी ये वेस्ट बंगाल, दिस इज असम एंड दिस इज बिहार। और टोटल अगर हम बात करें कितनी स्टेट्स में ये प्रोड्यूस किया जाता है, ये आंध्र प्रदेश में प्रोड्यूस किया जाता है, उड़ीसा में प्रोड्यूस किया जाता है, वेस्ट बंगाल और बिहार, आसाम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। बट क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट मेनली वाटर की ज्यादा होती है, इसको स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है अपने प्रोसेस करने के लिए, यानी अब जब जो जूट का जो प्लांट है उसको फाइनल जूट फाइबर में, गोल्डन फाइबर्स में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसको जो वॉशिंग की जरूरत होती है, उसके जो थ्रेडिंग की जरूरत होती है, उसमें हमें खासा यानी कुछ ज्यादा क्वांटिटी का पानी चाहिए होता है, जिसकी वजह से ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं ये उन एरियाज में है जो या तो कोस्टल में है या फिर जिसके पास में रिवर या फिर कोई पानी का बड़ा सोर्स प्रेजेंट है। टेम्परेचर की अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस में इसको इजीली ग्रो किया जा सकता है। रेनफॉल डेफिनेटली इसमें ज्यादा चाहिए होता है, 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल अगर इसको मिलेगी तो बहुत अच्छा रहता है। वेल ड्रेन्ड एलुवियल सॉइल यहाँ पे, यानी अगर हम बात करें तो गंगा का जो जितना भी हमारा प्लेन्स हैं वहां तक ये पहुंचता है, ब्रह्मपुत्रा के जो प्लेन्स है वहां तक, और जो हमारी बड़ी गोदावरी, कृष्णा जो रिवर्स हैं उनके जो प्लेन्स हैं, स्पेशली डेल्टा जो प्लेन्स हैं वहां तक ये अगर पानी की क्वांटिटी पहुंचती है तो वहां पे गोल्डन जो फाइबर है वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है। इसलिए जो हमारा ये जो लिमिटेड है मेनली इस पर्टिकुलर एरिया में है जहां पे रिवर का जो इन्फ्लुएंस है, इनफ्लक्स है वाटर का वो ज्यादा है और वहां पे टेम्परेचर भी सफिशिएंट मिलता है। इसी वजह से वेस्टर्न साइड में आप देखेंगे कि इस साइड में हमें जूट प्रोडक्शन कम होते हुए दिखाई देता है, क्योंकि मेन जब जूट प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में हुआ करता था, बंगाल में हुआ करता था, सेपरेशन के बाद भी लगभग ये 19 स्टेट्स में सबसे ज्यादा आज हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल, आसाम और ये वाली स्टेट्स कर रही है, मेनली बिहार। बात करें क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे जूट प्रोडक्शन को लेके, सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे सामने है हाई प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। ये प्रोसीजर इतना लंबा है कि फार्मर को जो इनपुट लगता है वो थोड़ा ज्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से जो इसमें जो गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट स्कीम्स होती हैं, एपीएमसी मंडीज और जो दूसरी मंडीज के थ्रू, जो गवर्नमेंट मंडीज स्पेशली, नॉट ओनली एपीएमसीज, तो उनके थ्रू जब ये इसको प्रोक्योर करते हैं तो उस टाइम पे कई बार इतना ऐसा हो जाता है कि जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है और जो इनपुट प्राइस है वो कम है। लेकिन कभी कभी उल्टा भी देखने को मिलता है, सेलिंग प्राइस हमारा कम हो गया है और हमारा जो इनपुट प्राइस है ज्यादा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को काफी बार नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसा कि आप जानते होंगे इकोनॉमी का रूल है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी उसका जो सेलिंग प्राइस है बढ़ता चला जाएगा। जरूरत है हमें इंडिया में इसकी डिमांड को बढ़ाने की, इसीलिए गवर्नमेंट इससे रिलेटेड, डिमांड से रिलेटेड भी कुछ स्कीम्स लेकर आई है। सेकेंड अगर हम बात करें इनसफिशिएंट रॉ मटेरियल सप्लाई, डेफिनेटली बहुत कम फार्मर है, एक वल्नरेबल सेक्टर है। डेफिनेटली अगर कोई रिक्वायरमेंट अगर ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, मंडी ज्यादा है, अगर मार्केट्स बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली फार्मर ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लें वीट और राइस जनरली जो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र, इन्हीं स्टेट्स में ज्यादातर प्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन आज के टाइम पे हम पंजाब और हरियाणा को बोलते हैं ग्रेनरी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का जो सबसे ज्यादा जो ग्रेनरी है वो मेनली इन दो स्टेट से आ रहा है। कई साल में ज्यादातर ये देखा जाता है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑफर्स मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब एंड द हरियाणा। वहां पे इस तरीके से कैनाल सिस्टम इन्होंने डेवलप किए हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं, सब्सिडीज प्रोवाइड की हैं, संजीवनी स्कीम के अंदर में फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए गए, जिसके थ्रू जो फार्मर्स हैं, प्लस में एपीएमसी मंडी का एक्सेस दिया गया है, जिसके थ्रू फार्मर जो है ज्यादा से ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। डेफिनेटली वो जूट के केस में अभी फिलहाल के लिए हमें कम देखने को मिलता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे करके इसकी रिक्वायरमेंट को बढ़ा रही है, लेकिन अभी फिलहाल रिक्वायरमेंट इसकी कम है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये भी है। दूसरा है क्योंकि टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट इसमें और इसमें चेंजेस नहीं आए, अभी भी हम ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, हैंडमेड चीज बनाई जा रही है। डेफिनेटली क्योंकि कम लेवल पे प्रोड्यूस होता है तो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजीज आज भी यूज हो रही हैं, और इसमें जो फार्मर्स हैं, रिच फार्मर्स अभी इंक्लूडेड नहीं है, जिसकी वजह से अभी भी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी पे हम डिपेंडेंट हैं।
कंपटीशन इसका बहुत बड़ा है सिंथेटिक मार्केट से, क्योंकि सिंथेटिक जो हमारे जो फाइबर्स बनते हैं, सिंथेटिक जो हमारे पैकिंग मटेरियल्स बनते हैं, वो कंपैरेटिवली चीप भी होते हैं और उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, बट एनवायरमेंटल इंपैक्ट उनका ज्यादा पड़ता है, नेगेटिव इंपैक्ट उनका ज्यादा पड़ता है अदर देन दिस, अनलाइक दिस जूट। बट जूट की जो रिक्वायरमेंट है धीरे धीरे करके गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है, तो ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो सकती है। लेबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज एक बहुत बड़ा है, जिस सेक्टर में ये और जिन रीजन्स में ये है वहां पे लेबर की सप्लाई कंपैरेटिवली कम है। लेबर इश्यू इंक्लूडिंग स्ट्राइक्स एंड डिस्प्यूट्स डिस्टर्ब ऑपरेशन, while infrastructure problem like inadequate power supply, transportation, modernization hinder the growth। यानी जिन स्टेट्स के अंदर में लिमिटेड है वहां पे एक पावर सप्लाई का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत ही कम टाइम के लिए वहां पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल रहती है। दूसरा है कि गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं उन पर्टिकुलर स्टेट्स में वो एडिक्वेट नहीं है इन फार्मर्स को सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड करने में, पर्टिकुलर मार्केट प्रोवाइड करने में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट नहीं हो पाती है फार्मर्स की जो ये ज्यादा से ज्यादा जूट प्रोड्यूस कर सकें। डेफिनेटली ये चैलेंजेस हमारे साथ में है। इन्हीं के चैलेंजेस के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीछे नहीं हटी है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सारे चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करते हुए, रेक्टिफाई करते हुए अब नई स्कीम्स लेकर आई है, जिसमें से पहला हमारा जो स्कीम है एक्सपोर्ट मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस। इसके अंदर में हम इंटरनेशनल मार्केट डेवलप कर रहे हैं जूट का, जहां पे हमारी रिक्वायरमेंट धीरे धीरे बढ़ती भी नजर आ रही है। यानी हो सकता है कि इंडिया में जूट को इतना ज्यादा यूज किया जा रहा है ना जाए, लेकिन यूएसए के अंदर में, कनाडा के अंदर में आज लोग जूट यूज करने लगे हैं। डेफिनेटली सारा क्रेडिट हमारा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सेकेंड, अगर हम बात करें, जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट लाया गया था 1987 में, जिसको प्रॉपरली वहां पे इंप्लीमेंट नहीं किया गया। लेकिन अभी अगर हम देखें कि 2020 के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एक्ट को मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आप कोई भी शुगर का पैकेट खरीदते हैं तो उसका जो पैकेट है, उसकी जो पैकिंग है वो 20% एटलीस्ट जूट से बनी होनी चाहिए। और वहीं पे जो हमारे जो व्हीट से रिलेटेड दूसरे फूड ग्रेन्स हैं उनके 100% पैकेट्स जूट से बने होने चाहिए, ताकि हमारी जो मार्केट है जूट की वो जनरेट हो सके। बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से इसको हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज भी कर सकते हैं। जूट जियो टेक्सटाइल की अगर हम बात करें, अप्रूव्ड अंडर द टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन यूज्ड इन द सिविल इंजीनियरिंग एंड द सॉइल इरोजन कंट्रोल। आपने देखा होगा कि सॉइल इरोजन होता है हमारे मेनली जो माउंटेनियस रीजन्स होते हैं, तो वहां के उसके ऊपर एक मैश बिछाया जाता है, बट मैश जो उसके अंदर में जो वाटर होता है वो ठीक से सक नहीं हो पाता है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम जूट के मैशेस बना के अगर हम किसी किसी माउंटेन के ऊपर लगाएंगे जहां पे इरोजन ज्यादा होता है, लैंडस्लाइड ज्यादा होता है, तो डेफिनेटली उसकी जो विथस्टैंड कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। वाटर जो एब्जॉर्प्शन है ज्यादा टाइम के लिए रहेगा और जो सॉइल है वो रिजिड बनेगी। लैंडस्लाइड के जो चांसेस है वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाएंगे। मिनिमम सपोर्ट प्रोवाइड जूट को मिले, डेफिनेटली गवर्नमेंट इसके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स लेकर आई है। जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सपोर्ट ग्रोवर बाय प्रोक्योरिंग रॉ जूट एट गवर्नमेंट फिक्स्ड एमएसपीज टू स्टेबलाइज द मार्केट। क्योंकि अगर फार्मर्स को अगर चाहिए मेनली जो एमएसपी है उनको टाइम पे मिले, प्रॉपर एमएसपी उनको मिले, तो गवर्नमेंट का ये सपोर्ट भी उनके लिए खासा काम आएगा। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी मिशन, एक नया मिशन लगाया गया। गवर्नमेंट ने एक टारगेट बनाया है कि हमें इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक इतना पर्टिकुलर प्रोडक्शन कर लेना है, इतना पर्टिकुलर एक्सपोर्ट कर देना है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक खासा एक कंपटीशन भी क्रिएट करके दिया है सिंथेटिक फाइबर से। आप जानते होंगे कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उन्होंने इस तरह की मार्केट को बहुत ही ज्यादा एक एक्सप्लॉइट किया था, गलत तरीके से इसको यूज किया था। धीरे धीरे करके मार्केट ये धीरे कम हो चुकी थी, क्योंकि उनको अपने जो वॉर थे, वॉर के अंदर में पैराशूट्स उनको बनवाने थे। पैराशूट्स जो थे वो सिल्क से बनते थे और सिल्क के जो हाई फाइबर्स होते हैं उनसे बनते थे, तो उन्होंने इंडिया में सिल्क पे ज्यादा फोकस किया एज कंपेयर टू द जूट एंड द अदर थिंग्स। तो उसकी वजह से जो पैराशूट थे वो तो ब्रिटिशर्स को काम आए, वर्ल्ड वॉर में उन्होंने काम लिया, दूसरी कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट किया, उन्होंने काफी पैसा भी कमाया। इंडिया का लेकिन बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द जूट इंडस्ट्री। लेकिन अब धीरे धीरे करके उसी सेम सिंथेटिक जो फाइबर्स हैं उसको कंपटीशन देने जा रहा है हमारा इंडिया का जूट इंडस्ट्री। और वो दिन दूर नहीं है कि इंडिया में हर जगह पे जूट यूज किया जाएगा और पूरे वर्ल्ड में हम जूट को यूज
प्रोड्यूस करेंगे और पूरा वर्ल्ड इंडिया से एक्सपोर्ट करवाएगा ये सारी जो हमारी जूट की टेक्नोलॉजीज हैं और जूट का रॉ मटेरियल है। जूट स्मार्ट ये जो मिशन है ये भी लाया गया है, जो कि 2016 में लाया गया था। ई गवर्नमेंट ये प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है टू प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोवाइड द प्रोक्योरमेंट जो प्लेटफॉर्म है फॉर द गवर्नमेंट एजेंसी इन द जूट सेक्टर। आप जनरली देखा जाता है कि किसी भी एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होते हैं, जूट है, रबर है या फिर कोई भी कैश क्रॉप है, उसका प्रॉपर मार्केट नहीं होता है या फिर वो किस प्राइस पे एक्चुअली मिल रहा है वो ठीक से फार्मर्स को नहीं पता चलता। कुछ टाइम पहले आपको पता होगा कि नैम करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्कीम लेकर आई थी जिसमें जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट उन्होंने डेवलप किया था, जिसमें हर फार्मर को ये पता चल सकता है कि इस टाइम पे इस पर्टिकुलर क्रॉप की मार्केट वैल्यू क्या है। कुछ वैसे ही स्कीम्स को जूट की सेक्टर में भी इंप्लीमेंट किया गया है, जिसमें भुवन ऐप और ये सारी चीजें इंप्लीमेंट की गई हैं। गवर्नमेंट सैटेलाइट से इसको रिमोटली इसको सेंस कर सकती है, ये डेटा को ले सकती है, डेटा को किसी कंट्री को बेच सकती है। डेफिनेटली उसको ये जो जूट इंडस्ट्री है उसको बहुत सारा फायदा होने वाला है। जूट में क्या क्या चीजें प्रॉब्लम आती हैं, ये क्या क्या नहीं आती हैं, क्या किस तरीके से हम इसको सप्लाई करें, क्या क्या चेंजेस हमें इसके अंदर में लाने चाहिए, ये सारी चीजें डिसाइड की गई हैं स्मार्ट के अंदर में। जो एक और प्लस में सबसे बड़ी जो इसमें फायदा होने वाला है वो है ट्रांसपेरेंसी, यानी हर स्टेप पे जो गवर्नमेंट जो भी स्टेप उठा रही है वो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, जो भी जूट प्रोड्यूस करते हैं, उनको पता होगा किस टाइम पे इसका रेट क्या होगा, एमएसपी क्या होगा, किस टाइम पे कितनी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट होगी, वह भी प्रोजेक्शन करके, यानी उसको एक तरीके से फॉरकास्ट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फार्मर को प्रोवाइड करेगी। उसकी बेस पे उसी के डेटा के बेस पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा के बेस पे हमारे जो फार्मर्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल भी करेंगे। इस तरह के टॉपिक्स यूपीएससी लगभग हर साल पूछता है, स्पेशली जो कैश क्रॉप जो हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको हमारे ये चैनल की जो वीडियोस हैं वो कैसी लगती हैं? अगर आपको कोई इसमें चेंजेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। कोई अगर वीडियो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वो प्रिपेयर करें, बनाएं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप प्लीज हमारे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए फॉर दिस इंफॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस। डू सब्सक्राइब चैनल चहल अकेडमी। थैंक यू।